हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। यूपी पीसीएस की परीक्षाएं आने वाली हैं दो। एक परीक्षा है आरओ एआरओ, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, और दूसरी यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स 2024। ये दोनों परीक्षाएं फरवरी और मार्च माह में क्रमशः आने वाली हैं। इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें 7 प्रैक्टिस सेट आपको 50-50 के क्वेश्चन के आपको ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए हैं। वो आप जो है यूट्यूब पर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग 8वां प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 351 से लेके 400 तक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये जो करंट अफेयर्स यूपी की इन परीक्षाओं में आ सकता है, उनके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संकलन है। तो अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स की पढ़ाई कर ली है तो इससे आपका क्विक रिवीजन होगा जाएगा, और अगर आपने समहाउ करंट अफेयर्स फॉलो नहीं कर पाया है तो ये आपकी करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी भी करवा देगा। इसके अलावा यूपी की इन दोनों परीक्षाओं में जो उत्तर प्रदेश विशेष या यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चंस आएंगे, उनके भी चैप्टर वाइज जो वीडियोस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म में, वो वीडियोस भी आप संस्थान के चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी के भी चैप्टर वाइज वीडियोस पड़े हैं, वो सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन से, और जो ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज है उसके 351वें क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारत सरकार की किस टकसाल की 120वीं वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। ये हैदराबाद में जो टकसाल है, भारत सरकार की कुल 4 टकसालें हैं, उनमें जो हैदराबाद में टकसाल स्थित है, इसने वर्ष 2023 में अपनी 120वीं वर्षगांठ मनाई हुई है। इसको स्थापित हुए 120 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो मूल रूप से 1803 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम की शाही टकसाल के रूप में स्थापना हुई थी। स्थापना करने वाले जो थे वो मीर अकबर अली खान सिकंदर जा और आसफ जा तृतीय थे। इन दोनों ने इनकी स्थापना की थी। ठीक है, और वर्ष 1950 में भारत सरकार ने इस टकसाल को अपने नियंत्रण में ले लिया था। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत सरकार की जो 4 टकसालें हैं, उनमें एक तो हैदराबाद हो गया जिसकी चर्चा कर ली, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता और चौथा नोएडा। ये 4 टकसालें हैं जहां पर विभिन्न प्रकार के सिक्के, ठीक है, इवन जो सांकेतिक सिक्के हैं, जो टोकन कॉइन्स हैं जिनका मार्केट में प्रचालन नहीं होता है, ठीक है, वो सिक्के भी वगैरह यहाँ पर कॉइन किए जाते हैं, उनकी मिंटिंग होती है, यहाँ पर मिंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपी सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में कितने हजार करोड़ रुपए की 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी? ठीक है, ऑप्शंस हैं 16,000 करोड़, 17,000 करोड़, 18,000 करोड़ और 19,000 करोड़। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 18,000 करोड़ की 2 परियोजनाओं की जो है मंजूरी दी है। अच्छा, ये क्वेश्चन अपने आप में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अगर ओबरा की बात होती है तो ओबरा जो है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। तो अगर कभी ओबरा पावर प्लांट की कहीं चर्चा होती है, आप समझ जाइएगा ये सोनभद्र में है। ठीक है, ये मंजूरी सरकार ने 11 जुलाई को 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजना, थर्मल पावर उनको बोलते हैं जो कोयले से बनाई जाती हैं, जो कोयले पे आधारित होती हैं, उनको थर्मल पावर बोलते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य वही राज्य के लोगों को सस्ती बिजली जो है उपलब्ध कराना है। और ये जो परियोजना लगाई जा रही है, ये केंद्र सरकार के स्वामित्व की जो एनटीपीसी है, ठीक है, उसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने 50-50% की साझेदारी के साथ ये परियोजना लगाई है। ठीक है, मतलब आधा पैसा उत्तर प्रदेश सरकार देगी और आधा पैसा केंद्र सरकार की एनटीपीसी देगी। विश्व युवा कौशल दिवस कब आयोजित किया जाता है? 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई और 16 जुलाई। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बार 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है वो घोषणा की थी कि ये प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेगा। और जो वर्ष 2023 में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, उसका जो सब्जेक्ट थीम था, विषय था, परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। ये इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के चलते
किस देश के राष्ट्रपति ने जुलाई 2023 में देश में आपातकाल की घोषणा की? ऑप्शंस हैं दक्षिणी सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया और मोजाम्बिक। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है बोला टिनुबू। ठीक है, इन्होंने नाइजीरिया में आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति का नाम बोला टिनुबू। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपसे इनका राष्ट्रपति का नाम ही पूछ लिया जाए। ठीक है, इसके अलावा आपातकाल के साथ साथ इन्होंने क्या बोला है, फूड इन्फ्लेशन है, खाद्य मुद्रास्फीति है, उसको नियंत्रित करने के लिए ये कृषि भूमि और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जंगलों को भी साफ करेंगे। जंगलों को साफ करके क्या करेंगे, ये खेतों में, ठीक है, कृषि क्षेत्र में तब्दील करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ईंधन पे जो सब्सिडी ये देते थे वो सब्सिडी भी हटाने की बात की है और बोला है कि सब्सिडी के बाद जो पैसा आएगा उसका उत्पादन जो है वो किसानों को उर्वरक और अनाज उपलब्ध कराने में किया जाएगा। ठीक है, तो ये नाइजीरिया में आपातकाल लगा है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 का विंबलडन पुरुष वर्ग मेंस का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस है कार्लोस अल्काराज, नोवाक जोकोविच, बोरिस बेकर और रोजर फेडरर। ठीक है, तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए है, कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन 2023 का जो है पुरुष वर्ग का खिताब, मेंस वाला जो इन्होंने वो पुरस्कार है वो इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, ये जो मैच हुआ ये 16 जुलाई को हुआ। ठीक है, ये कार्लोस अल्काराज जो है वो स्पेन से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि कई बार देश का नाम पूछ लिया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस देश से संबंधित है। और स्पेशली ये जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिसमें एक विंबलडन भी है, यूएस ओपन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फ्रेंच ओपन है, ये 4 जो ग्रैंड स्लैम है, तो इनके जो पुरस्कार विजेता खिलाड़ी होते हैं उनके राज्य का नाम, वो किस देश से संबंधित है, ये देश का नाम भी पूछा जाता है। और ये जो फाइनल मैच हुआ ये लंदन में हुआ है। ठीक, और इन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। पहले ये यूएस ओपन 2022 का खिताब जीत चुके हैं, इसके बाद इन्होंने 2023 का विंबलडन जीत लिया है। ठीक है, इसके अलावा ये अल्काराज जो है ये बोरिस बेकर के बाद विंबलडन खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। बोरिस बेकर ने 18 वर्ष की उम्र में ये विंबलडन ट्रॉफी जीती थी और अल्काराज ने 20 वर्ष की उम्र में ये ट्रॉफी जीत ली है। अब मेंस की बात की है तो वुमेन का भी होगा। तो वुमेन का जो सिंगल्स था उसमें मार्केटा, ठीक है, मार्केटा वोंड्रोसोव जो है चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। इन्होंने ऊंस जाबेवर ट्यूनिशिया की जो खिलाड़ी थी उनको हराकर जीता है। तो ये मार्केटा जो नाम है इनका मार्केटा वोंड्रोसोवा, ये नाम भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपसे या तो कार्लोस अल्काराज पूछा जा सकता है या मार्केटा वोंड्रोसोवा नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 भारत का किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन है मालदीव, मंगोलिया, फ्रांस और थाईलैंड। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये भारत और मंगोलिया के बीच में जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है वो नोमैडिक एलिफेंट के नाम से होता है। ठीक है, ये जो अभ्यास हुआ इसका ये 15वां संस्करण था और ये 17 से 31 जुलाई 2023 के बीच मंगोलिया के उलन बतोर में आयोजित हुआ। ठीक है, और ये क्या है, वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। ठीक है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ये हर साल जो है वो आयोजित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? मीथेन द्वारा ईंधन के रूप में मीथेन का यूज हुआ है। अमेरिका, चीन, भारत और रूस। तो सही जवाब ऑप्शन सी, ऑप्शन बी चीन है। ठीक है, चीन की एक निजी कंपनी है। ठीक है, निजी कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन और तरल ऑक्सीजन रॉकेट जो है इसका नाम है जूके 2। ठीक है, जूके 2 इन्होंने लॉन्च किया है और ये मीथेन से जो चलने वाला रॉकेट है इसको इन्होंने मैथालॉक्स के नाम से भी जाना गया है। इसको, इसमें मीथेन और इसमें ईंधन के रूप में क्या काम करेगा, मीथेन करेगा और ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन, लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन होगी, उसका उपयोग किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम लोग क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर रहे हैं और जो क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको एज इट इज पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। उसके लिए आपको ये टेलीग्राम का हमारा यूजर नेम दिया हुआ है संस्थान का, आप यूजर नेम के थ्रू टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा ये संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आप हमें कांटेक्ट करके
ये पीडीएफ्स ले सकते हैं। ये पीडीएफ्स जो हैं वो एकदम मोबाइल फ्रेंडली है। ऐसा नहीं है कि आप इनको मोबाइल पे देखेंगे तो आपको छोटा छोटा दिखाई देगा, कंटेंट आपका बहुत अच्छे से आप उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और मोबाइल में रहेगा तो आप किसी भी टाइम पे इसकी तैयारी, रिवीजन रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है परीक्षा में। तो जब इस तरह से आपके पास डेटा रहेगा तो आप उसको कभी भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2022 में कितने प्रतिशत DPT-3 टीकाकरण कवरेज दर्ज किया है? ऑप्शन है 91%, 93%, 85% और 89%। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये DPT-3 का जो टीकाकरण है उसमें भारत ने 2022 में 93% कवरेज जो है वो प्राप्त किया है। एक्चुअल में जब कोविड महामारी आई थी तो 2019 में ये 91% था और 2021 में ये घट के 85% तक पहुंच गया था। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे कोविड महामारी से देश उभर रहा है और टीकाकरण की जो है इनकी रफ्तार भी बढ़ती जा रही है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट इसमें DPT-3 का जो फुल फॉर्म है वो है। तो DPT-3 में एक डी का मतलब जो हो गया वो आपका डिप्थीरिया हो गया, टी से हो गया पर्टूसिस और टी से हो गया टेटनस। कई बार ये DPT में पूछ भी लिया जाता है कि किस किस चीज के टीके जो है लगाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल नवाचारों के लिए वर्ष 2023 का एनी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है टी प्रदीप, अजय बंगा, डॉक्टर मनोज सोनी और प्रवीण सूद। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये टी प्रदीप जी जो हैं ये IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं। इनको वर्ष 2023 का एनी पुरस्कार दिया गया है। ये क्वेश्चन फ्रेम करते हुए हमने ध्यान दिया है कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि एनी पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, तो जो स्वच्छ जलों के लिए नवाचार हैं, इनोवेटिव आइडियाज हैं प्योर वाटर को लेके, ठीक है, लोगों को प्योर वाटर प्रोवाइड करने के लिए, उस फील्ड में ये एनी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये टी प्रदीप जी जो हैं इन्होंने नैनो स्केल सामग्रियों का उपयोग करके किफायती और सतत स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए अपने काम के लिए इनको पुरस्कार दिया है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, उन्नत पर्यावरण समाधान के क्षेत्र में ये पुरस्कार जीता है। बाकी डिटेल आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, नाम इनका इंपॉर्टेंट है, एनी पुरस्कार जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड होना चाहिए था मिला या प्राप्त हुआ, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन से 83वां, 85वां, 80वां और 87वां। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये जो भारत को स्थान मिला है वो भारत के पासपोर्ट को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वां स्थान 2023 में दिया गया है। 2022 में जो रैंक थी वो 87 थी, घट के अब 80 पर आ गई है। मतलब भारत के पासपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और भारतीय लोग जो हैं वो बिना वीजा के 57 गंतव्यों की यात्रा कर सकते हैं, 57 कंट्रीज तक जा सकते हैं। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की अगर बात करें तो सिंगापुर है। पहले जापान होता था बट जापान को पीछे छोड़कर सिंगापुर जो है प्रथम स्थान पर आ गया है। और सबसे खराब पासपोर्ट की अगर बात करें तो अफगानिस्तान का पासपोर्ट जो है वो सबसे खराब पासपोर्ट के रूप में नामित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया है, कहाँ किया गया है? राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो सही जवाब जो है वो इसका ऑप्शन डी है। ये महाराष्ट्र राज्य में जो है पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया है। ये शुभारंभ जो है वो 16 जुलाई को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती में, पीएम मित्र का जो पूरा नाम है वो है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, पीएम मित्र पार्क को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। ठीक है, औपचारिक रूप से इसकी लॉन्चिंग हो गई है। और ये पार्क जो है इससे बोला जा रहा है कि इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और करीब 3 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, जबकि भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो पीएम मित्र का एक तो फुल फॉर्म और सबसे पहला पीएम मित्र कहाँ, तो तमिलनाडु में ये लॉन्च किया गया है। ये दो जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, या किस देश में किया गया है? चूंकि ये क्वेश्चन पुराना हो गया है। इटली, भारत, यूएसए और फ्रांस। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। ये जो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन जो है 2023, इसका आयोजन भारत में 20 और 21 जुलाई को इसका आयोजन हुआ है।
ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक ये सम्मेलन जो था वो हर बार रोम, इटली की राजधानी है रोम, हर बार ये रोम में होता था। पहली बार है कि इसका आयोजन इटली के बाहर हो रहा है और ये भारत में आयोजन हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, स्मैश जब आप बैडमिंटन खेलते हो तो जिसमें जो कॉक होती है, जो शटल भी बोलते हो, तो जब शटल को आप रैकेट से आप फायर करते हो तो सबसे तेज किसने फायर किया है वो आपको नाम बताना है। ऑप्शन है टेन वून ह्योंग, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, लिन डेन और ली चोंग वेस। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। भारतीय खिलाड़ी हैं बैडमिंटन प्लेयर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। इन्होंने सबसे तेज स्मैश का जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। जो इनका स्मैश था उसकी गति जो थी वो थी 565 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सबसे तेज जो है स्मैक है ये। ठीक है, और इनको ये उपलब्धि कोरिया ओपन 2023 में जब ये परफॉर्म कर रहे थे, खेल रहे थे, तो उस ओपन के दौरान इनको ये उपलब्धि हासिल हुई है। ठीक है, इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो 493 किलोमीटर प्रति घंटा का जो है रिकॉर्ड था। मलेशिया के शटलर थे टेन बून हेयोंग, इनका रिकॉर्ड था। इनके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए ये रंकीरेड्डी जी ने अपना नया रिकॉर्ड, नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यहाँ पे कुछ एडिशनल फैक्ट डाले हैं। वर्ड है बैककोर्ट, रैली, स्मैश, शटलकॉक, फॉल्ट, ड्राइव। ठीक है, ये सारे जो की वर्ड्स हैं ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। कई बार जो एग्जाम आते हैं उसमें कोई आपको एक वर्ड दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये वर्ड जो है, ये शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। तो ये जो भी हमने क्वेश्चन डिजाइन किए हुए हैं वो इस तरह से डिजाइन किए हैं कि कम से कम स्पेस में आपका ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर हो जाए, करंट भी हो जाए, करंट से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है वो भी कवर हो जाए, जिससे आपका क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए वो गलत ना हो। क्योंकि कई बार करंट का डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के उससे रिलेटेड कुछ है वो पूछ लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन या ऑफिस बिल्डिंग जो है वो है कौन सी? ऑफिस बिल्डिंग जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग हो गई है। यूएसए का पेंटागन, AFCA यूएस LLC मुख्यालय यूएसए, एक्सचेंज 106 कुआलालंपुर और सूरत डायमंड बोर्स भारत। ठीक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये सूरत डायमंड बोर्स जो गुजरात में स्थित है ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन अभी आप ऑफिस बिल्डिंग हो गई है। इसके पहले जो पेंटागन था ये फर्स्ट नंबर पे आता था। अब ये पेंटागन को पीछे छोड़ के सूरत डायमंड बोर्स दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत या ऑफिस बिल्डिंग बन गई है। इसमें क्या है, इसमें 15 मंजिला कॉम्प्लेक्स शामिल है जो करीब 35 एकड़ की भूमि पर बना है। और ये हीरा पेशेवर जो है, हीरा व्यापारी जो है, उनके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाएगा। हीरे से संबंधित जो भी कार्य है वो सारा का सारा ये सूरत डायमंड बोर्स पर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन है, नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ऑप्शंस हैं वीर धवल खाड़े, अंशुमान झिंगरन, साजन प्रकाश और शिवा श्रीधर। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये अंशुमन झिंगरन जो है ये नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे युवा जो है वो तैराक या व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने केवल 18 वर्ष और 125 दिन की उम्र में नॉर्थ चैनल को पार किया हुआ है। ये नॉर्थ चैनल जो है वो स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच में स्थित है। हो सकता है आपसे लोकेशन पूछ लिया जाए। और एक तैराकी जो है ओशन 7 तैराकी है जिसमें 7 चैनलों की तैराकी जो है शामिल है। ठीक है, 7 तैराकियां शामिल हैं, उसमें इसको सबसे कठिन माना जाता है, टफेस्ट है ये ओशन 7 में। ओशन 7 में कौन कौन से आते हैं वो भी नाम लिखे हैं। नॉर्थ चैनल, कुक स्ट्रेट, मोलोकाई चैनल, इंग्लिश चैनल, कैटालिना चैनल, सुगारागु स्ट्रेट और जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो ये सारे हो गए। नॉर्थ चैनल कहाँ कहाँ पे है ये आपने आपको बता दिया है। एक इंग्लिश चैनल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इंग्लिश चैनल कहाँ कहाँ बीच में स्थित है। और ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है या जिब्राल्टर जल संधि है, ये कहाँ पर स्थित है इसकी लोकेशन भी आप देख लीजिएगा, किसको जोड़ती है किसको अलग करती है, मैप के थ्रू इनको देख लीजिएगा। और यदि किसी को पता है तो वो कमेंट करके भी हमें
बता सकता है। आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता लगता है कि आप कितना ग्रेस्प कर पा रहे हैं, हम आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपको जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, या आप कुछ और एडिशनल चाहते हो, इसलिए आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, इससे हमें भी और अच्छा काम करने के लिए क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को वरिष्ठ वकील या सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम आयु कितनी है? अब कितने उम्र का व्यक्ति जो है वो सीनियर एडवोकेट बन सकता है? 40 वर्ष, 45 वर्ष, 48 वर्ष और 50 वर्ष। तो सही जवाब जो है ऑप्शन बी है। कोई व्यक्ति जिसने 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ठीक है, अन्य क्राइटेरिया तो है ही, बट 45 वर्ष की मिनिमम उसकी आयु होनी चाहिए, तभी वो सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित हो सकता है। इसके अलावा उसने एक वकील के रूप में कम से कम 10 साल का कार्यकाल, या एक वकील और एक जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में, या किसी भी न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल जिनको बोलते हैं उसके न्यायिक सदस्य, जुडिशियल मेंबर। ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं उनमें दो तरह के मेंबर होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, प्रशासनिक सदस्य, और दूसरे जुडिशियल या न्यायिक सदस्य। तो ट्रिब्यूनल में अगर काम किया है तो जुडिशियल मेंबर के रूप में कम से कम 10 साल का यदि अनुभव लिया है, तभी जाके उसको सीनियर एडवोकेट बनाया जा सकता है, वो सीनियर एडवोकेट का टाइटल ले सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के प्रागैतिहासिक शैल चित्र और काकतीय राजवंश की उत्कृष्ट कलाकृतियां रुद्रगिरी पहाड़ी पर खोजी गई हैं, ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये जो रुद्रगिरी की पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में, और अगर आंध्र प्रदेश में और स्पेसिफिक बात करें तो गांव का नाम है ओरवा कल्लू। ठीक है, ये ओरवा कल्लू गांव में ये पहाड़ियां स्थित हैं। इसमें क्या मिला हुआ है? काकतीय युग का अनोखा रामायण फ्रेस्को जो है वो मिला हुआ है। ठीक है, इसमें कई गुफाएं मिली हुई हैं, जिसमें पहली गुफा में एक क्या है, भित्ति चित्र में बानर भाइयों बाली और सुग्रीव को एक भयंकर युद्ध में लगे हुए दर्शाया गया है। चित्र में राम सुग्रीव के पीछे खड़े होकर बाली पर तीर चला रहे हैं। रामायण की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी। तो उसमें एक प्रसंग आता है जब सुग्रीव राम की मित्रता, जब राम सुग्रीव को अपना मित्र स्वीकार करते हैं और बाली कुछ अत्याचार किया होता है सुग्रीव पर, तो राम बाली को क्या करते हैं, मारते हैं। तो उसके लिए सुग्रीव जाता है बाली से युद्ध करने के लिए, और राम पीछे से तीर चलाकर बाली की जो है बाली का वध करते हैं। वो यहाँ पर जो है इसको दिखाया गया है। दूसरी गुफा या जो मध्य गुफा है, उसमें शंख और अग्निवेदी या यज्ञ वेदी के पवित्र प्रतीकों के साथ हनुमान जी का एक भव्य रेखा चित्र है। ठीक है, हनुमान जी को अपने दाहिने हाथ में संजीवनी पर्वत ले जाते हुए दिखाया गया। ये भी आप देख रहे होंगे कि जब आप लोगों ने देखा होगा, जब ये युद्ध होता है राम और रावण के बीच में, तो उस समय एक समय आता है कि लक्ष्मण जी जो है वो मूर्छित हो जाते हैं, और ये प्रसंग आता है कि संजीवनी जो बूटी है उसके थ्रू ही अब हनुमान जी को क्या किया जा सकता है, मूर्छा से मुक्त किया जा सकता है। तो उसी को लेने के लिए हनुमान जी गए हुए थे। ये उसी प्रसंग को वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी गुफा है, उसमें मध्य पाषाण काल के प्रागैतिहासिक शैल चित्र है। ठीक है, काकतीय राजवंश के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो हैं गणपति देव महाराज। ठीक है, ठीक, इन्होंने क्या किया था, रुद्रगिरी में पाई गई समृद्ध प्राचीन भित्ति चित्र या म्यूरल पेंटिंग का विरासत का संरक्षण किया था। थोड़ी सी डिटेल हमने काकतीय वंश के बारे में लिखा है। ये दक्षिणी भारत का राजवंश है, जिसने 12वीं से 14वीं शताब्दी तक, मतलब 200 वर्ष तो मान ही लीजिए आप, तक वर्तमान समय के पूर्वी दक्कन क्षेत्र पर शासन किया। जो आजकल पूर्वी दक्कन रीजन है उस क्षेत्र पर ये शासन करते थे। इनकी राजधानी जो थी वो वारंगल थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि काकतीय राजाओं की राजधानी कहाँ होती थी, तो वारंगल होती थी। और रुद्रदेव प्रथम जो है वो वारंगल के काकतीय साम्राज्य का पहला स्वतंत्र शासक था। तो रुद्रदेव प्रथम का नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी 2-3 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था इसको, तब ये पूछा जा चुका है, और इसके जो है वो बहुत चांसेस हैं कि परीक्षा में आपका आ जाए। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और बहुत डिटेल से, इसीलिए हमने इसको डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है,
अपने 500वें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? विराट कोहली, वेन स्टोक्स, उस्मान ख्वाजा और जैक क्राउली। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जो हैं वो विराट कोहली, ये क्या है, अपने 500वें अंतरराष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इनका जो मैच था वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ था, इसमें इन्होंने जो है शतक बनाया है। ठीक है, और ये क्या था, इनका 15वां विदेशी टेस्ट शतक और 76वां इनका अंतरराष्ट्रीय शतक इन्होंने बनाया है। इसके अलावा 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले वे 10वें क्रिकेटर भी बात बन गए हैं। और अगर भारत में बात करें तो चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं। इसके पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और MS धोनी जो हैं, यही 3 खिलाड़ी भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। सबसे ज्यादा अगर अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर हैं, इन्होंने कुल 664 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन जो है वो मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो है इसका आयोजन हुआ। 25 जुलाई 2023 को ये सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये सम्मेलन का विषय लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका क्या उद्देश्य है ये लिखा हुआ है। ये आप PDF ले लीजिएगा। उसके लिए आप हमें टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का, उसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट करके ये PDF ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया ओपन 2023 में पुरुष युगल या मेंस डबल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, अल्फियान और रियान अर्दियान, एंडर्स एंटोनसेन और अल्फियान, लो कीन यू और रियान अर्दियान, और सात्विक चिराग। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये भारतीय जोड़ी है, सात्विक चिराग, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों की जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 में पुरुष युगल में, मेंस डबल में इन्होंने खिताब जीता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, फाइनल में फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियानतो को हराकर ये खिताब जीता हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार को महादेई वन्य जीव अभयारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मणिपुर, कर्नाटक और गोवा। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये गोवा सरकार को जो है वो हाई कोर्ट है यहाँ का, इन्होंने आदेश दिया है कि अपने महादेवी वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में आप इसको अधिसूचित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी वर्ष जो है वो वर्ष 2023 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं टाइगर सेंसस जो है उसको रिलीज किया हुआ था। इसके बाद भारत जो है अपने प्रोजेक्ट टाइगर को बहुत सीरियसली ले रहा है। इसी वजह से भारत में नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो है वो चीते मंगाए भी गए हुए हैं। इस वजह से ये चूंकि ये टाइगर रिजर्व घोषित करने की बात है तो ये कनेक्टेड क्वेश्चन हो जाता है और इसलिए इंपॉर्टेंट है। थोड़े से फैक्ट जनगणना के बारे में, 2023 की जो बाघ जनगणना है उसके अनुसार भारत में करीब 3167 बाघ रहते हैं और ये लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर बहुत पुराने डेटा उठाए जाएं तो कहा जा रहा है कि 76 वर्षों से कम समय में भी बाघों की आबादी लगभग करीब 92% हो गई है। तो मतलब आज से 76-80 वर्ष पूर्व भारत में बाघों की अच्छी खासी संख्या होती थी। ये संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन भारत सरकार के जो सकारात्मक प्रयास हैं उनके कारण अब इन बाघों की संख्या बढ़ रही है। एक टाइम पे ये संख्या 1800 के आसपास पहुंच गई थी, अब बढ़ते बढ़ते ये 3167 पहुंच गई है। अगली डिटेल थोड़ी सी महादेवी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। ठीक है, ये आप PDF से देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भारत की वित्त वर्ष 2024 की GDP वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत कर दिया है? 6.0, 6.1 और 6.3 और 6.8। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये IMF ने भारत का जो वित्त वर्ष 2024 है उसकी GDP ग्रोथ रेट जो है उसका अनुमान 6.1 बढ़ा दिया है। ठीक है, इन्होंने जो है बाकी थोड़ी सी डिटेल इसमें और दी हुई है, वो मेरे हिसाब से आप डिटेल PDF से पढ़ लीजिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है RBI का। RBI को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 6.5% की दर से बढ़ेगी। ठीक, बाकी और डिटेल आप PDF ले लीजिएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू, आप वहां से
देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में चर्चा में रहा अकीरा क्या है? ऑप्शन है युद्ध अभ्यास, मिसाइल, कंप्यूटर गेम और रैंसम वेयर। ठीक, तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये अकीरा एक रैंसम वेयर है, या इसको वायरस भी बोलते हैं, कंप्यूटर वायरस या कंप्यूटर मेलवेयर। ठीक है, तो ये चर्चा में रहा है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये पहले जो पीड़ित लोग हैं जिन पर ये अटैक करता है उनकी इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट कर लेता है, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद फिर इनको ये क्या करता है, ब्लैकमेल करता है कि आप हमें पैसा दीजिए, अदरवाइज हम आपकी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, आपके डेटा को अपने डार्क वेब ब्लॉग पर हम इश्यू कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये लोग कई बार जिनके पास सेंसिटिव डेटा है अपने कंप्यूटर्स में, तो वो पैसा देने के लिए मजबूर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में अनुसूचित जाति एससी के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर वाला राज्य है। शेड्यूल कास्ट के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर वाला राज्य, ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। ठीक है, तो ये जो इसका एनसीआरबी का फुल फॉर्म है, ये भी आप लोग देख लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक, तो इसके आंकड़ों के अनुसार सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2021 में अनुसूचित जाति के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए। ठीक है, जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है कि प्रति 1 लाख अनुसूचित जाति जनसंख्या पर अपराधों की संख्या कितनी है, उसके रूप में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, अगर वर्ष 2021 में पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में कुल 50,900 घटनाएं एससी के अगेंस्ट जो है वो दर्ज की गई हैं, इनके खिलाफ जो है दर्ज की गई हैं, जो लोगों ने इनके खिलाफ दर्ज की, मतलब इनके खिलाफ अपराध किया है। और मध्य प्रदेश में ये संख्या क्या है, 7,214 है। ठीक, और जो राष्ट्रीय औसत है वो है 25.3, जबकि मध्य प्रदेश में जो अपराध दर है वो 63.6 है। तो राष्ट्रीय औसत के दोगुने या ढाई गुने से अधिक है ये। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का नाम इसमें आया हुआ है। दूसरे स्थान पर जो आया हुआ है वो राजस्थान आया हुआ है। शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट जो सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, उनके अगेंस्ट, ये कीवर्ड आप याद रखिएगा, पहले स्थान पर मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान पर राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कुछ समुदायों को शेड्यूल्ड ट्राइब श्रेणी में शामिल करने के लिए संसद ने संविधान एसटी आदेश 5वां संशोधन विधेयक पारित किया? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये छत्तीसगढ़ के कुछ जो ट्राइब्स हैं उनको एसटी की श्रेणी में शामिल करने के लिए ये जो है वो विधेयक जो है पारित किया गया है। ठीक है, ये विधेयक क्या करेगा, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में ये संशोधन करेगा, और इस विधेयक में छत्तीसगढ़ में धनुहर, धनुवार, किसान, सौरा, सोनरा और बिंजिया समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का इन्होंने प्रयास किया है। इसके अलावा भूइया, भूइया, भूया समुदायों को भरिया भूमिया समुदाय के पर्यायवाची के रूप में शामिल करने का भी प्रस्ताव लिया है। इसके अलावा पंडो समुदाय है, उसके नाम के 3 देवनागरी संस्करण भी शामिल किए हुए हैं। ठीक, तो ये इस तरह की डिटेल है। थोड़ी सी डिटेल, अनुच्छेद 342(2), संसद किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल या बाहर कर सकता है। केवल 2 व्यक्तियों के पास पावर है, एक तो संसद है भारतीय और एक भारत के राष्ट्रपति हैं, जो किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय को एसटी में जो है वो शामिल कर सकते हैं। तो संसद जो ये पावर एक्सरसाइज करती है वो आर्टिकल 342 इन ब्रैकेट 2 के अधीन ये पावर एंजॉय करती है। ठीक है, तो ये हो सकता है यही आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि पीसीएस जो है वो खूब आर्टिकल पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य क्या है? मनरेगा का विस्तार करना, स्वदेशी निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देना, कर्तव्य पथ के किनारे एक उद्यान विकसित करना, रासायनिक खाद्यों का कम प्रयोग करना। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कर्तव्य पथ, जो राजपथ था, जो राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक जाता है, जिसको पहले राजपथ बोलते थे, भाजपा सरकार ने इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा है। तो इस कर्तव्य पथ के किनारे एक उद्यान विकसित करने के लिए यह अभियान
चलाया गया, ठीक है। जो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उस महोत्सव के रूप में इसका अभियान शुरू किया गया और इस अभियान के तहत अगस्त में देश के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी एकत्र की गई और इस मिट्टी का उपयोग कर्तव्य पथ के किनारे एक उद्यान विकसित करने में किया गया है, ठीक है। जो मिट्टी लाई गई है ये क्या है, इसको क्या किया है, इनका जो उद्देश्य है वो अपने जीवन का बलिदान देने वाले बहादुर व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी दिल्ली लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत स्वदेशी रूप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लारसेम LRSAM, ठीक है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है। इसकी मारक क्षमता लगभग कितनी होगी? 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और 900 किलोमीटर। सही जवाब ऑप्शन ए है। ये जो रक्षा प्रणाली है इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर होगी, ठीक है। ये 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की मिसाइलों और विमानों को मारकर गिरा सकता है, ठीक है। और ये जो रक्षा प्रणाली है वो रूस की जो रक्षा प्रणाली है S-400, ठीक है, इस रक्षा प्रणाली के बराबर होगी। अभी भारत में S-400 के 3 स्क्वाड्रन तैनात हैं और संचालन में हैं। अब भारत क्या कर रहा है, अपनी खुद की प्रणाली जो है विकसित कर रहा है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2023 में आए टाइफून डॉक्सुरी ने किस देश में व्यापक विनाश किया है? मलेशिया, वियतनाम, भारत और फिलीपींस। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये डॉक्सरी टाइफून जो है वो जुलाई 2023 में फिलीपींस में आया है और इसने है वो ऑप्शन डी फिलीपींस है। और फिलीपींस में भी अगर बात करें तो उत्तरी फिलीपींस में इसने डॉक्सरी ने जो है वो व्यापक विनाश किया है और हजारों लोग क्या हुए हैं, विस्थापन के लिए मजबूर हुए हैं। इसके अलावा डॉक्सरी को फिलीपींस में सुपर टाइफून ईगे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये डॉक्सरी जो नाम दिया गया है वो दक्षिण कोरिया द्वारा दिया गया है और कोरियाई भाषा में इसका जो अर्थ होता है वो ईगल होता है। नाम किस देश ने दिया है ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि कई बार ये पूछा गया है कि किसी चक्रवात का या किसी टाइफून का जो नाम रखा गया है वो किस देश ने, स्पेशली अगर वो भारत और उसके आसपास के क्षेत्र में आता है। जैसे एक चक्रवात आया था मोका, तो पूछा जा सकता है कि मोका नाम किस देश ने दिया है। इस तरह का क्वेश्चन पहले पूछा जाता रहा है, ठीक है, इस वजह से इसको इंक्लूड किया। अगला क्वेश्चन है, सांसद एस फांगनोन कोन्याक जिन्होंने राज्यसभा की अध्यक्षता की है किस राज्य से सांसद है? ठीक है, ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये एस फांगनोन कोन्याक जो है वो नागालैंड से सांसद हैं और ये नागालैंड से राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन जो है वो राज्यसभा MP है नागालैंड से ये, ठीक है। इसके अलावा जो पैनल बनता है जो अध्यक्षों के लिए उसमें 3 और महिला सदस्य हैं, PT उषा, फौजिया खान और सुल्ता देवी, ठीक है। ये जो उपाध्यक्षों का पैनल होता है उस पैनल में ये 3 महिलाएं थी और इसके अलावा कुछ पुरुष सांसद भी थे जो हैं वी विजय साई रेड्डी, घनश्याम तिवारी, एल हनुमंथैया और सुखेंदु शेखर रे। तो ये 4 पुरुष और 4 महिलाएं, ठीक है, टोटल 8 लोग हो गए। ये लोग बने हुए थे और चूंकि ये राज्यसभा के लिए पहली बार चुन के आई हैं नागालैंड से और इनको राज्यसभा चेयर करने का मौका मिला हुआ है, इस वजह से इनका नाम थोड़ा सा हमें इंपॉर्टेंट लगा और इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIC कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये जो पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर है ये केरल में, और केरल में भी अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, कुफोस जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसमें स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। इसका यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी डिटेल आप टेलीग्राम व्हाट्सएप से PDF लेके ले सकते, वो उससे पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है, यूपी ने निम्न स्थानों को पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 या SD 2.0 के तहत विकास स्थलों के रूप में पहचाना गया है। यूपी के होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन है मथुरा और प्रयागराज, अयोध्या और मथुरा, प्रयागराज और नैमिषारण्य, वाराणसी और प्रयागराज। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है।
ये उत्तर प्रदेश के 2 स्थान, एक प्रयागराज और एक नैमिषारण्य, इन दोनों को स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत विकास स्थलों के रूप में चयन किया गया है। ठीक है, इनकी पहचान क्या करना है? सतत और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है। ठीक है, सरकार ने क्या किया है? देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए वर्ष 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना SDS शुरू की हुई थी और अब ये 2.0 जो है वो आ गया है। ठीक, और इसी में क्या है? योजना को वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ नया रूप दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार भायखला रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है। यह कहाँ स्थित है? आपको बताना है भायखला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है। अहमदाबाद, असम, मुंबई और हैदराबाद। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये भायखला जो रेलवे स्टेशन है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, जिसको यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। और ये जो भायखला स्टेशन है ये करीब 169 साल पुराना स्टेशन है और भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। और जब अप्रैल 1853 में मुंबई ठाणे रेलवे का उद्घाटन हुआ था तो उस समय ये भायखला मूल स्टेशनों में से एक था। मतलब इतना पुराना है जब भारत में पहली रेल का संचालन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर हिंसा पर सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। आपको बताना है जो अविश्वास प्रस्ताव है वो कहाँ लाया जा सकता है। केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। जो अविश्वास प्रस्ताव है वो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल इसमें अविश्वास प्रस्ताव के बारे में है। तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए पहले अनुच्छेद 75(3) आता है जो बताता है कि मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगर इसके पास लोकसभा का जो है वो विश्वास हासिल नहीं है तो लोकसभा क्या होती है, जो सरकार जो है वो भंग हो जाती है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करना है तो कोई भी जो सांसद है वो लोकसभा सांसद जो है वो 50 सदस्यों के समर्थन के साथ मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। ये केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है और प्रस्ताव पर पहले चर्चा होती है और अंत में वोटिंग होती है और वोटिंग के बेसिस पे रिजल्ट आते हैं। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, ये विश्वास प्रस्ताव से अलग है। विश्वास प्रस्ताव सरकार कब लाती है? जब वो अपना बहुमत साबित करना चाहती है। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करना है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मतलब पहले आपको अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के सामने रखना होगा, अध्यक्ष के सामने, और फिर वो डिसाइड करेगा कि इसको स्वीकार करना है, नहीं स्वीकार करना है। स्वीकार करेगा तो फिर इस पर चर्चा होगी, इस पर वोटिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है? 2027, 2028, 2029 और 2030। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए 2027 है। SBI का जो अनुमान है उसके अनुसार वर्ष 2027 तक भारत क्या है? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये रिपोर्ट है SBI का आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट इकोरैप जो है उसके अनुसार ये डेटा आया है। ठीक है, और भारत क्या करेगा? जापान और जर्मनी दोनों को पीछे छोड़ देगा। ठीक है, और भारत से उसके बाद दो केवल बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रह जाएंगी, चीन और अमेरिका की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग सकारात्मक राज्य घोषित किया गया है। यह रोग किस वायरस के कारण होता है? माइक्सोमेटोसिस, कैनाइन पार्वोवायरस, कैप्रीपॉक्स वायरस और हर्पीस वायरस। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये कैप्रीपॉक्स वायरस जो है इस वायरस के कारण जो है वो लंपी रोग होता है और ये नागालैंड के क्या है 8 जिलों में लंपी रोग पाया गया था। और जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वो ठूठो मवेशी हैं जो नागालैंड का मूल निवासी है, सबसे ज्यादा इस बीमारी से प्रभावित रहा है। थोड़ी सी बात लंपी वायरस के बारे में, लंपी त्वचा रोग के बारे में। ये कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण होता है और मुख्य रूप से मवेशियों
और भैंसों को खून पीने वाले कीड़ों के माध्यम से संक्रमित करता है। जो जानवरों पर चिपके रहते हैं कीड़े, जो उनका खून पीते हैं, कई बार जिनको आप गौच के नाम से या इल्ली या किल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उन कीड़ों के माध्यम से ये संक्रमण फैलता है। और संक्रमण अगर हो जाए तो जानवरों के वजन में कमी, उनको बुखार, मुंह में छाले और उनके दूध उत्पादन में कमी, ये लक्षण, ये एक या सभी लक्षण जो है वो इनको दिखाई देने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी किस राज्य में खोली गई है? नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी है। ये फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी मध्य प्रदेश में खोली गई है, ठीक है। और ये जो खोली गई है, ये इसमें जो ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप है, उसके लिए 12 से 17 वर्ष की आयु के युवा ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इस चैंपियनशिप में 2 श्रेणियां हैं, एक ओपन और दूसरी प्रोफेशनल, ठीक। तो इसके लिए ये मध्य प्रदेश में पहली एकेडमी खोली गई। अगला क्वेश्चन, यूपी सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार सभी 75 जिलों में किया है। इसमें किस आयु वर्ग के श्रमिकों को शामिल किया गया है? 6 से 12 वर्ष, 8 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष और 8 से 16 वर्ष। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये उत्तर प्रदेश के जो भी 8 से 18 वर्ष के बाल श्रमिक हैं, उन श्रमिकों के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार उत्तर प्रदेश सरकार ने किया हुआ है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बाल श्रमिकों को शिक्षित करना या एजुकेटेड करना है। इस योजना के तहत क्या है, कृषि, स्वरोजगार, गृह आधारित प्रतिष्ठानों, घरेलू काम और अन्य प्रकार के श्रम में शामिल 8 से 18 वर्ष की आयु के लाभार्थी लड़के और लड़कियों को सालाना 12,000 रुपए और 14,400 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। लड़कों को 12,000 रुपए और लड़कियों को 14,400 रुपए की फाइनेंशियल एड पर ईयर के बेसिस पे मिलेगी। और ये सहायता पाने की जो एकमात्र शर्त है वो है कि उनकी उपस्थिति स्कूल में 70% होनी चाहिए। मतलब अगर वर्ष में 100 दिन विद्यालय खुलना है तो एटलीस्ट आपको 70 दिन स्कूल में प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये राशि मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर डे 29 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त और 3 अगस्त। तो सही जवाब ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस या इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था और 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। इसके बाद भारत क्या है, दुनिया के आधे से अधिक जंगली बाघों का घर है, ठीक है। जो जंगलों में स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, चिड़ियाघरों वाले बाघ नहीं, ठीक है, या घरों में कहीं जगह पालतू हैं वो नहीं, जो जंगलों में रहते हैं वो आधे से अधिक केवल भारत में रहते हैं। और जो बाघ है, इसको IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक। और जो इंटरनेशनल टाइगर डे है उसको एक वैश्विक जो है बाघ दिवस की रिपोर्ट पर एक रिपोर्ट भी जारी की गई है। और जो रिपोर्ट के अनुसार जो अपर लिमिट है इंडिया में बाघों की, वो करीब 3,925 दर्ज की गई है, ठीक है। माना जा रहा है कि भारत में करीब 3,925 बाघ हो सकता है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश बोल रहा हूं मैं, भारत में जो बाघों की संख्या है उसके आधार पर एक टेबल दिया हुआ है, जिसमें अगर सबसे अधिक बाघों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं, 785, ठीक है। और दूसरे स्थान पर कर्नाटक, उत्तराखंड। और अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो 260 कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है, ठीक है। तो अगर राज्य तो मध्य प्रदेश और टाइगर रिजर्व तो कॉर्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। ऑप्शन है जयपुर, हैदराबाद, भोपाल और बेंगलुरु। ये भोपाल लिख गया है, इसको भोपाल होना चाहिए था। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम जो है इसमें बेंगलुरु शामिल हो गया है। भारत का ये एकमात्र शहर है, पहला शहर है, ठीक है। और ये जो शहरों का वैश्विक नेटवर्क है ये क्या करता है, अनुसंधान और बुद्धिमत्ता जानकारी साझा करता है और भविष्य की समृद्धि में सांस्कृतिक भूमिका का पता लगाता है कि जो कल्चर है वो कैसे फ्यूचर में इस सिटी को प्रॉस्परस बना सकता है, उसकी भूमिका को ये पता लगाता है। इस नेटवर्क में वर्तमान में
6 महाद्वीपों के 40 शहर शामिल हैं। ठीक है, उस 40 शहरों में एक बेंगलुरु भी है, और बेंगलुरु इसमें शामिल होने वाला नवीनतम शहर है, यंगेस्ट सिटी है। अगर शहरों की बात की जाए तो न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे शहर जो हैं ये वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में इसरो द्वारा किस रॉकेट से 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? PSLV C-54, PSLV C-55, PSLV C-56 और PSLV C-57। आप ऑप्शंस देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि क्या ऑप्शंस बनाए हैं, बट याद रखिए यूपी पीसीएस जो है वो इतने ही क्लोज ऑप्शंस देता है। तो अगर आपको एकदम एक्यूरेट पता नहीं है, आप क्वेश्चन एकदम गलत करोगे। और चूंकि ये प्रैक्टिस सेट्स हैं तो इसको हमने डिजाइन भी एकदम पीसीएस के फॉर्मेट पे ही किया है, ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से अच्छी हो सके। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो 7 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं इसरो द्वारा, ये इसरो के अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-56 द्वारा लॉन्चिंग हुई है इसकी। ये लॉन्चिंग 30 जुलाई को हुई है। ठीक है, श्रीहरिकोटा में स्थित जो है लॉन्च पैड से इसके उपग्रहों की लॉन्चिंग हुई है, जिसमें सिंगापुर के DSSAR उपग्रह और 6 सहयात्री पेलोड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। मेन जो था इसमें सिंगापुर का था। ठीक है, ये DSSAR जो है एक रडार इमेजिंग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, और इसका जो मिशन का जो है ये प्राथमिक उपग्रह या प्राइमरी सैटेलाइट है, तो हो सकता है इसी का नाम आपसे पूछा जाए। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक जिसका हाल ही में विमोचन हुआ किससे संबंधित है? विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, CV रमन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन डी है। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से संबंधित है। ठीक है, इनके जीवन और इनके जीवन की जो विरासत है, उस विरासत को ये एक श्रद्धांजलि के रूप में पुस्तक है। और इस पुस्तक का जो लेखन किया हुआ है वो डॉक्टर APJ नसीम मरेकियार और वैज्ञानिक डॉक्टर YS राजन ने इस पुस्तक का सहलेखन किया है। चूंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं वो भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद को भी इन्होंने सुशोभित किया है। ठीक है, तो ये बहुत प्रोमिनेंट फिगर हैं, और अगर इनसे संबंधित कोई पुस्तक है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन, बुनियादी साक्षरता या बेसिक या एलिमेंट्री एजुकेशन, वो साक्षरता लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है शिक्षक, बुनियाद, उल्लास और दीक्षा। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये उल्लास नाम से सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है। अगर उल्लास की फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, ये उल्लास की फुल फॉर्म है। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता तथा महत्वपूर्ण जीवन कौशल से लैस करना है जो स्कूल जाने का अवसर खो चुके हैं। तो आयु की सीमा क्या है? 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 15 वर्ष हो और उससे अधिक हो, और अब जिनके पास स्कूल जाने का कोई अवसर नहीं है वैसे लोगों के लिए सरकार का ये कदम है। ठीक है, सरकार के आप स्टेप्स देखेंगे तो सरकार लगभग अपने देश की जनसंख्या के हर वर्ग के लिए कोई ना कोई प्रयास करती है, हर दिशा में कोई ना कोई प्रयास करती रहती है। आवश्यकता है कि सही आदमी को सही चीज की जानकारी हो और वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो सरकार की योजनाओं का आप उस तरह से लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर डिवीजन को किस अन्य प्रोजेक्ट के साथ विलय कर दिया है? ठीक है, प्रोजेक्ट गिद्ध, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट राइनो और प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मर्ज करके एक नया डिवीजन बनाया है, जिसका नाम दिया है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन। ठीक है, और ये नाम इसका इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार का मानना है ये दोनों प्रजातियां एक ही निवास स्थान साझा करती हैं। ठीक है, और ये मांसाहारी तथा शाकाहारी परिवारों में जो फूड चेन्स हैं, जो मांसाहारी खाद्य श्रृंखला है और जो शाकाहारी खाद्य श्रृंखला है, उसमें ये सबसे ऊपर है, इसलिए एक का लाभ दूसरे को अवश्य मिलेगा। इसको
शामिल करने का उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक जो है वो प्रयासों को सफलतापूर्वक जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की? ऑप्शंस हैं भारत, ब्राजील, ग्वाटेमाला और इथोपिया। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये पांचवा जो वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस हुआ है इसकी मेजबानी भारत ने की है। इसका आयोजन 25 से 28 सितंबर तक बेंगलुरु में हुआ है और भारत ने पहली बार वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस या विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है, अगर देश के कुल कॉफी उत्पादन की बात की जाए तो 70% से अधिक उत्पादन अकेले कर्नाटक में होता है। सबसे ज्यादा भारत में कॉफी उत्पादन अगर कहीं है तो कर्नाटक में है। इसके बाद 21% के साथ केरल और 5% के साथ तमिलनाडु का स्थान है। केरल दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। तो देश का आधे से अधिक उत्पादन जो है वो अकेले कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब WWW दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त और 4 अगस्त। तो सही जवाब ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे के रूप में मनाया जाता है। मनाए जाने का कारण ये है कि ये पहली बार 1 अगस्त 1991 को वर्ल्ड वाइड वेब को जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था। जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये टिम बर्नर्स ली द्वारा इसको पेश किया गया था। ठीक है, और दुनिया की अगर पहली वेबसाइट की बात की जाए तो 6 अगस्त 1991 को दुनिया की पहली वेबसाइट जो है वो लाइव शुरू हुई थी। ठीक, आप ये वीडियोस तो देख ही रहे हैं, मैं आपको फिर से बोलूंगा कि ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू आप इनकी पीडीएफ भी ले लें। आप पीडीएफ लेने में ये होगा कि आप इनको कभी भी रिवाइज कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है तो आप इसको बैठे बैठे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कि आपने मान लीजिए वीडियो देख लिया है, अब आप बैठे हुए हैं, आपने मान लीजिए यही क्वेश्चन नंबर आपने 395 खोल लिया, ठीक है, और 395 पढ़ा, अब आपने ऑप्शन देख के देख रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन एक्चुअल में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस तरह की प्रैक्टिस आपकी पीडीएफ से हो जाएगी। और चूंकि ये पीडीएफ जो है वो एकदम मोबाइल फ्रेंडली है तो आपको इनको प्रिंट आउट वगैरह निकालना नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर की आपको जरूरत नहीं है, मोबाइल पे ही बैठे बैठे आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सजेशन है, बाकी आप लोग चाहें, परीक्षा आपको देनी है, तैयारी आपकी है, सिलेक्शन आपको लेना है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस शहर को विरासत खतरे की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? प्राग, वेनिस, वाराणसी और रोम। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये वेनिस को जो है इन्होंने विरासत खतरे की सूची में जोड़ने की सिफारिश की हुई है यूनेस्को ने। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इन्होंने क्या है, इटली के शहर वेनिस को इस सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। ये रिपोर्ट है इनकी, इनके अनुसार क्या है, अत्यधिक पर्यटन, अति विकास और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का बढ़ता स्तर वेनिस के लिए प्रमुख जोखिम है। माना जा रहा है कि वेनिस के कुछ स्थल क्या है, समुद्र के बढ़ते स्थल के चक्कर में क्या कर सकते हैं, डूब सकते हैं। ठीक है, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी खराब हो सकता है। बाकी अत्यधिक पर्यटन की अगर बात की जाए तो अत्यधिक पर्यटन की समस्या जो है वो पूरा विश्व कर रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। और आप लोग देखिए जब छुट्टियों का सीजन होता है तो उस टाइम जो है, जो पर्यटन स्थल हैं देश के भीतर भी, वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक और बाकी जो रिसोर्सेज हैं उन पर बहुत ज्यादा दबाव होता है। ठीक है, तो ये जो है वो पूरी दुनिया में अभी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार निजी क्षेत्र को लिथियम सहित 12 परमाणु खनिजों में से कितने खनिजों का खनन करने की अनुमति देगा? ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये जो 12 परमाणु खनिज हैं उनमें से 6 परमाणु खनिजों के खनन के लिए जो क्या किया जाए, प्राइवेट फर्म्स को ये क्या कर सकता है, निजी क्षेत्र को जो है वो खनन करने की अनुमति दे सकता है। तो इसमें ये 12 परमाणु खनिजों में से 6 खनिज हो गए। उसके अलावा सोने और चांदी जैसे गहरे खनिज जिनके लिए डीप माइनिंग की जरूरत होती है उसके लिए भी क्या करेगा, ये प्राइवेट सेक्टर को अनुमति देगा। ठीक है, अभी तक क्या कर सकता था, राज्य के स्वामित्व वाली जो संस्थाएं थी वही केवल इन खनिजों के लिए क्या कर सकती थी, खनन कर सकती थी, उनके लिए अन्वेषण कर सकती थी। लेकिन 6, और अगर 6 की बात की जाए तो 6 हैं
लिथियम, लिथियम सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो बैटरी है, बैटरी बनाने में लिथियम का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो लिथियम, बेरिलियम, नायोबियम, टाइटेनियम, टेंटलम और जिरकोनियम को खनन को क्या किया है, निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबीसी के उप वर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन की जांच के लिए गठित आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस आयोग के अध्यक्ष थे हंसराम गंगाराम अहीर, बीपी मंडल, जेके बजाज और न्यायमूर्ति जी रोहणे। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये न्यायमूर्ति जी रोहणे की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था भारत के राष्ट्रपति ने, क्या करने के लिए, ओबीसी के भीतर उप वर्गीकरण, ओबीसी के अंदर सब क्लासिफिकेशन के लिए इसकी गठन किया हुआ था, ठीक है। और ये गठन जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 2017 को इसका गठन हुआ था और इन्होंने 31 जुलाई 2023 को अपनी राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी है, ठीक है। अगर बात की जाए कि कैसे किया था, तो अनुच्छेद 340 के अधीन जो है वो पावर्स का, जो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 340 शक्तियां देता है, उन शक्तियों के अधीन जो है इस कमीशन का, इस आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय ने किस कंपनी को नवरत्न से महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में पदोन्नत किया है, सीपीएसई में पदोन्नत किया है? ओआईएल ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी से सब लोग जानते हैं, आरईसी और बीएचईएल। तो सही जवाब ऑप्शन जो है वो आपका ए है। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड जो अभी तक नवरत्न कंपनी थी उसको महारत्न के रूप में पदोन्नत किया हुआ है वित्त मंत्रालय ने, और ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो देश की 13वीं महारत्न कंपनी हो जाएगी, ठीक है। और ये तेल मंत्रालय की एक सीपीएसई है, तेल मंत्रालय के अधीन जो है काम करती है। अभी तक 12 महारत्न कंपनियां थी, अब ये 13वीं महारत्न कंपनी हो गई है। अगर बात की जाए महारत्न योजना की, तो ये योजना 19 मई 2010 को शुरू की गई थी। महारत्न पाने के लिए जो दर्जे के लिए जो वो मानदंड है, जो पैरामीटर्स हैं, पहला तो है कि उसको नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है उसमें इसको सूचीबद्ध होना चाहिए, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ जो है वो 2500 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, वार्षिक मतलब हर साल, ठीक है। और उसके बाद महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति या अंतरराष्ट्रीय संचालन होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका ऐसा ना है, नहीं है कि नेटवर्क केवल इंडिया में हो, इसकी जो प्रेजेंस है वो ग्लोबल होनी चाहिए, तभी जाके इनको महारत्न का दर्जा मिलता है। अगला क्वेश्चन, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजमार्गों पर उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पथ सारथी, राजमार्ग यात्रा, यात्रा मित्र और हमसफर। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये राजमार्ग यात्रा नाम से एनएचएआई ने एक जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज सरकार जो है वो राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, उनकी संख्या को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी और डिटेल है, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या करना है, व्यापक जानकारी प्रदान करना और राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का कुशलता पूर्वक समाधान करना है, ठीक है। इसके अलावा इस ऐप से आप क्या कर सकते हैं, मौसम की स्थिति, समय पर प्रसारण सूचनाएं जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो, नजदीकी टोल प्लाजा की जानकारी, नजदीकी पेट्रोल पंप की जानकारी, स्पेशली जो एक्सप्रेस वे हैं वहां पर पेट्रोल पंप की जानकारी होना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि वहां पर बहुत दूर दूर पर जो है वो एग्जिट होते हैं, ठीक है। और पेट्रोल पंप भी कई किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। इसके अलावा अस्पताल, होटल आदि के बारे में भी ये जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा राजमार्ग से संबंधित जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को भी इस ऐप के थ्रू दर्ज किया जा सकता है। तो ये जो है वो एनएचएआई का एक बहुत अच्छा, मैं अपने साइड से बोलूंगा कि इनिशिएटिव है। और जो लोग आप लोगों में अगर यात्रा कर रहे हैं या जिनके परिवारजन यात्रा कर रहे हैं वो इस ऐप का जरूर यूज करें, ठीक। तो आज के इस 8वें प्रैक्टिस सेट में जो है वो इतने ही क्वेश्चंस हैं। 9वां प्रैक्टिस सेट जल्दी आएगा, उसमें हम अगले 50 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है कि कम से कम 12 प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। 4 प्रैक्टिस सेट ये जनवरी के अंत तक हम कोशिश करेंगे आपको प्रैक्टिस सेट दे दें, क्योंकि परीक्षा फरवरी में है आरओ की और मार्च में पीसीएस की है। तो पीसीएस के लिए हम आगे भी 3-4 जो है वो
करेंगे। आरओ की परीक्षा जो है उसके लिए हम 15 जनवरी तक का करंट कवर करेंगे, और जो पीसीएस की परीक्षा होगी उसके लिए हम 15 फरवरी तक का करंट कवर करेंगे। ठीक है, 15 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 तक का। ठीक, तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।